भीमराव अंबेडकर महार जाति से ताल्लुक़ रखते थे और ये पहले थे जिन्होंने महार जाति में मैट्रिक किया। 1908 में इन्होंने मैट्रिक किया था। 1912 में इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए किया। इसके बाद ये अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चले गए, वहाँ से माशियात में एमए किया। माशियात यानी इकोनॉमिक्स में इन्होंने एमए किया। इसके बाद इन्होंने पीएचडी भी किया, एमएससी डीएससी के साथ साथ बैरिस्ट्री की भी डिग्रियां हासिल की। बैरिस्ट्री यानी वकालत की डिग्री हासिल की, जिसको लॉ भी कहते हैं। भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमात के बारे में बताएं। आइन को हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान। चलिए, तो आईनी खिदमात के बारे में यह है कि आप देख लें कि उस वक्त जो हिंदुस्तानी दस्तूर साज कमेटी के मेंबर थे, यानी आइन बनाने वाले, संविधान बनाने वाले थे, कौन लोग थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तालीम कहाँ हासिल की? बाहर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ तालीम हासिल की? बाहर। यानी जो भी लोग उस दौर में थे इसमें शामिल, वो लोग सारी दुनिया को देख चुके थे और उन्होंने सारी दुनिया का ख्याल रखा। तब उन्होंने जब आइन बनाया तो उसमें इस तरह का आइन बनाया ताकि हिंदुस्तान को एक बेहतर और सबसे अच्छा आइन मिले। आजकल के जो लोग सियासत में हैं, अगर ये लोग आइन में होते तो क्या होता? देखते हैं कितना घटिया आइन बनता। इन्होंने जो आइन बनाया, इस आइन की खूबी ये थी कि इस आइन में बड़ा छोटा, अमीर गरीब को नहीं देखा गया, सबको बराबरी का हुकूक मिले, इसका ख्याल रखा गया। चूंकि वो खुद महार जात से ताल्लुक़ रखते थे, इन्होंने देखा था, इन्होंने खुद भुगता था कि लोग गरीबों के साथ या पसमानदा तबकात के साथ, जो छोटी जात है उनके साथ लोग किस तरह का सलूक कर रहे हैं, इन्होंने खुद भुगता था। इसलिए इन्होंने जब आइन लिखा तो उस आइन में क्या किया? उन सब बातों को शामिल कर लिया ताकि फिर कोई दूसरा भीमराव अंबेडकर इस तरह से परेशान न हो। और हमारे मुल्क का आइन है, बेहतर है ना? बहुत बेहतर है। चलिए, इसके बाद है, हाँ, यहाँ क्या सबसे मेन चीज क्या थी? बुनियाद क्या थी आइन की? सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, जिसको पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है ना? यहाँ कोई धर्म हमारा मतलब राष्ट्रीय धर्म नहीं है। सबको आज़ादी है कि आप अपने धर्म के मुताबिक, आप अपने मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। हिंदू है तो मंदिर जाए, मुस्लिम है तो मस्जिद जाए। हिंदू है तो मंदिर ही बोले थे ना। बाकी जो भी है अपने मजहब के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। हर जगह ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे भारत में ऐसा है। चलिए, उसके बाद अगर कहीं अगला सवाल आएगा कि भीमराव अंबेडकर की सवानेह लिखिए, तो क्या सवानेह लिखा जाए? सवानेह कहते किसको है? लाइफ स्टोरी, जीवनी जिसको हिंदी में कहते हैं। तो जीवनी तो लिखा ही जाएगी। जब इतना कुछ पढ़ लिया, कब पैदा हुए, वालिद कौन थे, वालदा कौन थी, तब तो जीवनी लिखने में कोई दिक्कत है? यही तो जीवनी है। हमारा देश एक जमहूरी देश है। जमहूरी देश का मतलब क्या हो सकता है? जनतंत्र है। यहाँ हुकूमत किसकी चलती है? जनता की हुकूमत चलती है। जनता जिससे वोट दे दे वो जीत जाए। अब जनता की जो अक्सरियत है वो जिसको चुन ले उसको अपना नेता बना ले। देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से जनता क्या है? सबसे ऊपर है कि नहीं है? चलिए, हम मालिक हैं, बिल्कुल। ये अलग बात है कि कहने को है बस, और सब किताबों तक बातें सिमट गई हैं। इसके बाद यह है कि भीमराव अंबेडकर ने अपनी जात को कौन सी नसीहतें की थी कि अगर तुम समाज में बराबरी का दर्जा चाहते हो तो तुमको इन 3 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। कौन कौन सी बातें थी? एक ही बताइए। हाँ, जो जानवर मर जाते यानी मरे हुए जानवर का ना तो गोश्त खाना है ना खाल उतारना है। दूसरा, शिक्षा अपने तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर रखना पड़ेगा।
देखिए, तीन बातों में तलफ़्फ़ुज़ के बारे में उन्होंने कहा था। उच्चारण को सही रखना है। उच्चारण को सही रखने का मतलब क्या है? शाम को शाम कह देंगे तो क्या हमारा काम चल जाएगा? मतलब ये था कि हम बोलते वक्त ख्याल रखें हम क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, और जब बोले तो इस तरह से बोले कि सामने वाले पर असर हो। हम भी ये बहुत सारे लोगों के सामने रहते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। बच्चों के साथ अलग तरीके से, अब्बा आते हैं तो अलग तरीके से, कोई पदाधिकारी आए तो वहाँ पर अलग तरीके से। तो ये देखना है कब, कहाँ, किसके साथ किस तरह बोला जाए। और उसके बाद था कि अपने अखलाकी रवैये को ऊंचा उठाना पड़ेगा। अखलाकी रवैया क्या है? एक दूसरे, यानी हमारा रहन सहन जो है वो हमारा रहन सहन हाई फाई हो। हाई फाई किसको कहते हैं? हमारी सोच बेहतर हो। हाई फाई उसको कहते हैं कि अगर बगल में कोई आदमी परेशान हो तो उसकी मदद करें, वो हाई फाई है। हाई फाई का मतलब ये नहीं कि बहुत ये कर दिया, ताजमहल बना लिया, हाई फाई हो गए, नहीं। दूसरों को क्या फायदा है उससे? मतलब ये कि आपका अखलाकी रवैया तभी बेहतर होगा जब आप अपने समाज में अपने अखलाक की वजह से जाने जाएंगे। मरते हैं, क्या पता रहता है मरने वाले को कि हमको कांधा कौन देगा? मोहताज हो गए तो कांधा देता कौन है? हमारे ही अपने लोग होते हैं ना जो कांधा देते हैं। तो मरने के बाद भी उनका एहसान हमको क्या कहते हैं, उठाना पड़ता है। तो हम जिंदगी में रहें तो इस तरह रहें, इस तरह बन के रहें कि कांधा देने के लिए लोग नंबर लगाएं। हाँ भाई, थोड़ा सा आप हटिए ना, तो हम भी कांधा देते हैं। ये नहीं कि जो बेचारा फंसा बाप बाप कर रहा है, अरे भाई कोई दूसरा है कांधा देने वाला, ये नहीं है कोई। तो उस तरह अपने अखलाकी रवैये को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो भीमराव अंबेडकर से ये सारे सवालात हुए। उसके अब फिर से पूछ रहे हैं, भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक कब किया था? 1908 में। एलिफिंस्टन कॉलेज से उन्होंने क्या किया? बीए किया था। एक और ख़ास चीज़ है, जब ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, यानी विदेश में पढ़ रहे थे, इनका तालीमी सिलसिला क्यों रुक गया था? वजीफा कहाँ से मिलता था? बड़ौदा स्टेट से। बड़ौदा स्टेट से वजीफा मिलता था। जब वजीफा मिलना बंद हो गया, वो 2 साल के लिए आए थे, तो उन्होंने किस कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था? किस कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था? सेडी होम कॉलेज। अच्छा, उन्होंने भारत में आने के बाद कौन सा काम किया रोजगार के रूप में? नहीं, पैसा जो आए, इनकम का कुछ होता है ना, हाँ, वकालत करनी शुरू की। और एक बात आप जान लें कि हमारे भारत को आज़ादी दिलाई किन लोगों ने? वकीलों ने दिलाई। गांधी जी वकील, भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अब्बू मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद भी वकील। ये सभी लोग क्या थे? वकील थे। और इन वकीलों ने हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाई। इनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। आर्यभट्ट किस अहद में पैदा हुए थे? किस अहद में पैदा हुए थे? दौर, किस बादशाह के दौर में पैदा हुए थे? गुप्त। गुप्त दौर को, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को तारीख का सुनहरा दौर कहा जाता है। गुप्त बादशाह जो हुआ करते थे, गुप्त में बहुत सारे थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे और भी बहुत सारे लोग थे, समुद्रगुप्त थे। तो ये वो दौर था कि उस दौर में पढ़े लिखों की बहुत कद्र हुआ करती थी। ये गुप्त जो बादशाह हुआ करते थे ना, ये पढ़े लिखे लोगों की बड़ी कद्र करते थे। तो उस दौर में आर्यभट्ट आए। ठीक है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? खगोल में। और उन्होंने अपना तजर्बागाह कहाँ बनाया? त्रेगना में। त्रेगना हम जहाँ अभी हैं, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर की किधर है? उत्तर, पूरब, पश्चिम, किधर है? दक्षिण? हाँ, दक्षिण है।
वो पटना से दक्षिण है और पटना हमसे दक्षिण है, सीधी सी बात हो गया। गया के पास है, गया वो लोग तो गए होंगे जिन्होंने हज के लिए रिसीव करने के लिए गए होंगे हाजी साहब को, तो वो गया के पास ही है। मसूरी है, गया नहीं है, पटना, पटना के आगे गया। हाँ तो गया के पास ही है मसूरी, वही मसूरी के पास है ये। आर्यभट्ट ने कौन सी किताब लिखी थी? कौन सी किताब लिखी थी? आर्य सिद्धांत और तंत्र। अब तुमसे पूछेंगे। चलिए आप बताइए तो, आर्यभट्ट ने कौन कौन सी खोज की? एक कवि बता दीजिए, बहुत है। किस चीज की खोज की? सूरज की खोज की। उसके पहले सूरज दिखाई ही नहीं देता था। है? थोड़ा तेज बोलिए ना। सूरज की खोज की तो हाँ, सूरज ग्रहण, ठीक है, सूरज ग्रहण के बारे में उन्होंने बताया। चलिए आप बताइए तो, एक खोज के बारे में बताइए तो आप। हाँ चांद ग्रहण, 2 हुआ। आप बताइए तो एक और। पॉइंट यानी सिफिर। चलिए उसके बगल में आप बता दिए तो एक और। जीरो। ये 4 बहुत खास है। एक और है, उसी को सिफिर कहते हैं। हाँ चलिए, ये 4 तो है, इसके अलावा भी एक है कि उससे पहले दुनिया को कहा जाता था कि दुनिया चपटी है। हाँ, इन्होंने ही कहा कि नहीं दुनिया गोल है। उससे पहले दुनिया के गोल होने के बारे में बात नहीं है। इसके बाद है आगे। हाँ तो किस किस चीज की खोज की फिर से एक बार जान लें। 0, दशमलव, 0 को कहते हैं 0 ही, उर्दू में भी 0 ही कहते हैं, ठीक है। दशमलव कहते हैं एशारिया, एशारिया। और उसके बाद सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, ये दोनों है ही। उसके बाद क्या है? जमीन गोल है। इन्होंने ये 5 चीजें। अब बताइए इन 5 में किसी की भी अहमियत कम है? सब अपनी जगह पे बहुत अहम है। अगर 0 न हो तो। आर्यभट्ट किन किन मज़ामीन में महारत रखते थे? किन किन चीजों में दिलचस्पी थी? खगोल में तो बेचारे पैदा हो गए। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं। उसको कहते हैं माहिर नजूम। नजूम नज्म से बना हुआ है, नज्म, और इसी से एक लफ्ज बना हुआ है अंजुम। अंजुम माने होता है तारा, ठीक है। अंजुम से नजूम, नजूम यानी तारा, तारों के बारे में जानकारी रखते थे। उसके बाद और क्या? इल्मे रियाजी, मैथ के बारे में। और इल्मे रियाजी में भी एक इल्मे अलजबरा था, उसमें ये महारत रखते थे। इन्होंने कौन से साइंटिस्ट की मतलब कौन से साइंटिस्ट की रहनुमाई की थी? पाइथागोरस। पाइथागोरस के उस्ताद हैं आर्यभट्ट। जी हाँ, आप समझिए कितना बड़ा वैल्यू है। अब यहां पर आगे देखना है, इसको ध्यान से देखिएगा। पटना से 20 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण, ठीक है। मसूरी एक जगह है। मसूरी के पास ही इन्होंने त्रेगना, मसूरी के पास ही इन्होंने त्रेगना नामी एक जगह पर अपनी प्रयोगशाला, यानी क्या कहते हैं इसको, हाँ, रिसर्च सेंटर खोला था। कहाँ पर? पटना से 20 किलोमीटर दक्षिण में एक जगह है, गया के रास्ते में, इसका नाम है मसूरी। वहीं पर मसूरी पे जो लोग उतरते हैं, मसूरी से जाते हैं, थोड़ा बस पास में ही त्रेगना है। त्रेगना में ही इन्होंने अपना रिसर्च सेंटर, तजर्बागाह खोला था। और ये पैदा हुए थे खगोल में, खगोल में पैदा हुए। इसके बारे में भी तफसीली जानकारी किसी के पास नहीं है,
लेकिन खगोल का मतलब होता है इल्म नुजूम, तारों का इल्म। इसीलिए जोड़ दिया गया कि आर्यभट्ट को भी तो तारों का इल्म था, इसीलिए खगोल और आर्यभट्ट कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है ये दोनों नाम। तो इसलिए कहा गया इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? खगोल में हुई थी। चलिए उसके बाद है त्रिगना के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। त्रिगना है कैसा? त्रिगना पटना से 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, ये नहीं कहना है, 20 या 30 जितना भी किलोमीटर हो, लगभग 20-30 किलोमीटर दक्षिण की तरफ एक जगह है मसूढ़ी। मसूढ़ी के पास ही त्रिगना है। ठीक है, मसूढ़ी सब डिवीजन है, याद रखिए सब डिवीजन है। सब डिवीजन बहुत बड़ा होता है, जिला के बाद सब डिवीजन ही आता है। और आपने कहा होगा कि जब सर वो सब डिवीजन है तो फिर वहाँ 4-5 दुकान ही आपको देखने को क्यों मिली थी, है ना? तो बात ये थी कि गया वाला जो रास्ता होता है ना, गया वाला जो रास्ता है वो मेन मसूरी में नहीं पड़ता, मसूरी के साइड से गुजरता है। तो जिस साइड से गुजरता उधर 3-4-5 दुकान है। थोड़ा सा अगर अंदर जाते तो मसूरी बहुत बड़े इलाके में मिलता हूँ, लेकिन साइड में तो बहुत दूर से जा रहे थे। उसके बाद है कि वहीं मसूरी स्टेशन से एक मोहल्ला जाता है अंदर तक, रहमतगंज। ठीक है, रहमतगंज के आसपास जो इलाके हैं वो त्रिगना ही कहलाते हैं। अब इसको याद रखिएगा, त्रिगना जो इलाका है उसके पश्चिम में कौन सी नदी है? सोन नदी। और पूरब में पुनपुन नदी। दो नदी को याद रखिएगा, सोन नदी और पुनपुन नदी। यही दोनों नदी ऐसी है जिसमें नाव लगा हुआ है बिहार में, यही दोनों नदी है, सोन और पुनपुन। तो पुनपुन पौष से है तो पूरब में पुनपुन है, और पश्चिम में सोन है, जो बचा वो पश्चिम में है। तो त्रिगना का इलाका जो है पश्चिम में सोन नदी है, पूरब में पुनपुन नदी है, वहां तक फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां सालों भर फिजा साफ रहती है, वहां बादल नहीं लगता है, बादल नहीं लगता है। वहां बारिश होती है लेकिन जिस तरह अभी जो हमारे यहाँ कोहरा पड़ा हुआ है ना, इस तरह वहां नहीं होता है। एवरेज बता रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। आगे जब पढ़िएगा ना तो पता चलेगा। जब नासा की रिपोर्ट गलत हो सकती है तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। चलिए उसके बाद है आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी में। और मौत कब हुई थी? 564। 476 में पैदा हुए, 564 में मरे। टोटल कितनी उम्र पाई? 88 साल। किसका? किसमें? हाँ हो सकता है, हाँ वो हाँ आया हुआ है शायद। 1800 में ही बना ही था, 800 में और इससे पहले भी होगा। कैसे नाम आ गया? विक्रमशिला में अगर आर्यभट्ट का नाम आया होगा तो आर्यभट्ट के नाम से कोई चीज है जो चल रही थी। जैसे भीमराव यूनिवर्सिटी चल रही है मजफ्फरपुर में, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इसका मतलब तो ये नहीं है कि भीमराव इसके अंदर मौजूद है। उनके नाम से कोई चीज, कोई डिपार्टमेंट वहां चल रहा था। आर्यभट्ट के नाम से डिपार्टमेंट चल रहा था, डिपार्टमेंट सिर्फ नाम से और कुछ नहीं था। तो 476 में पैदा हुए थे, 564 में इंतकाल हुआ था 88 साल की उम्र में। 88 साल की उम्र पाई इन्होंने। सूरज को हम नंगी आंखों से क्यों नहीं, सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से क्यों नहीं देख सकते? हाँ बिल्कुल सही है। अगर उसको हम नॉर्मली आंख से देखते तो हमारी आंख खराब हो सकती है, इसीलिए नहीं देखते। सही समझ गए ना? सूरज ग्रहण को हम लोग डायरेक्ट आंख से नहीं देख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए कई तरीके हैं, कुछ चश्मे भी आते हैं या फिर पानी में उसका अक्स देखने का शौक है तब कहाँ देखिएगा, रहने दीजिए, हटाइए। क्योंकि सूरज ग्रहण जब होता है तो उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त सूरज की, जाहिर सी बात है, सूरज के सामने कौन आ जाता है? चांद आ जाता है। तो सूरज की जो किरणें हर दिन हमारे पास आती हैं, उस दिन उस तरह की किरणें हमारे पास नहीं आती हैं। जाहिर सी बात है, चांद से टकरा के कुछ और भी गैसें उसमें शामिल हो जाती होंगी, होती होंगी ना। अब वो जब हम तक पहुंचती है वो गैसें बहुत खतरनाक हो जाती हैं,
जो हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसान, आंखों के लिए छोड़िए ना, पूरा पार्ट और बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है। वो आंख पे असर जल्दी पड़ता है, फर्क इतना ही है। लेकिन जब सूरज ग्रहण होता है ना, उसके बाद देखिएगा इंसान के अंदर थकावट आ जाती है, बहुत जगह लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज हो जाता है, अचानक हो जाता है कुछ। तो इसलिए सूरज ग्रहण को कभी भी इस तरह नहीं देखना चाहिए, यानी जिस तरह हम आमतौर से देखते नहीं देखना चाहिए। उसके बाद है 2009 के सूरज ग्रहण के बारे में बताएं। हाँ, मुकम्मल सूरज ग्रहण हुआ था 2009 में सूरज ग्रहण हुआ था। ऐसा सूरज ग्रहण हर सदी में एक बार होता है, 100 साल में एक बार होता है। तो नासा के कौन से वैज्ञानिक थे, कौन से साइंटिस्ट थे? जे एंडरसन ने तहकीक किया था, रिसर्च किया था, और 200 सफ़हात पर उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। वो कब से कितने दिनों तक उन्होंने रिसर्च किया था, कितने सालों तक? बेचारी की तो उम्र नहीं रही होगी जे एंडरसन की। जे एंडरसन ने कितने सालों तक रिसर्च किया? कौन है? कोई नहीं है? तो जे एंडरसन ने 20 सालों तक रिसर्च किया था, 20 सालों तक। और रिसर्च करने के बाद 200 पेज में इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, और उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि दुनिया में सबसे बेहतर जगह अगर कोई है उस सूरज ग्रहण को देखने के लिए, तो वो जगह कौन सी है? त्रिगना। जाहिर सी बात है, नासा की रिपोर्ट थी, सारी दुनिया के जो साइंटिस्ट थे सबका ध्यान चला गया। भाई नासा कह रहा है तो फिर इसको झुटलाया जा सकता है क्या? तो जब 2009 का वक्त आया तो क्या हुआ, सारी दुनिया के साइंटिस्ट नासा में जमा हुए, या नासा में नहीं जमा हुए, त्रिगना में जमा हुए। त्रिगना में जमा हुए सारी दुनिया के साइंटिस्ट। उस वक्त भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा इंतजाम करवाया था। वहाँ जो हॉस्पिटल बन रही थी त्रिगना में, वहाँ उसे ठहरने के लिए लोगों के ठहरने के लिए रख दिया, वहाँ अच्छा इंतजाम करवाया। जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट लोग आ रहे थे, कोई इधर उधर के आदमी तो थे नहीं। उन सभी के रहने सहने खाने पीने का इंतजाम किया गया। तो वहाँ जब ये लोग तैयार हुए, कितने बजे होने वाला था ये? 5:29 मिनट 58 सेकंड। 58 के 28 है, देख लीजिए इसको, 58 है, 58 है। 5:29 मिनट 58 सेकंड सुबह का वक्त। उस वक्त सूरज ग्रहण होने वाला था, सारी दुनिया के लोग आए हुए थे। अचानक क्या हुआ, उसी वक्त बादल लग गया। कभी बादल नहीं लगता था, एंड उसी वक्त बादल लग गया। और जब बादल लग गया तो एक तो देखिए, सूरज तो ऐसे ही ढका हुआ है चांद से, सूरज चांद से ढका हुआ है, तो क्या सूरज की रोशनी जमीन तक आ रही है? नहीं आ रही। उसके ऊपर से बादल लग गया, इतना अंधेरा हो गया कि बेचारे मुर्गे थे वापस भाग गए। सोचा कि भाई अभी तो कुछ देर पहले हम निकले थे। यहाँ तक कि जानवरों पर असर पड़ा। जानवरों ने सोचा था कि भाई हम तो अभी तो सुबह हुई थी कुछ देर पहले, फिर रात कैसे हो गई? यानी एक अजब अफरा तफरी का माहौल हो गया। और जो लोग आए हुए थे बेचारे नाउम्मीद होकर लौट गए, क्योंकि कुदरत एक ऐसी चीज, कुदरत का जो काम होता है ना, उसके आगे किसी की नहीं चलती। अब बताएंगे सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे, चांद ग्रहण के बारे में आपको पता है कुछ? सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में कुछ पता है? सूरज ग्रहण कैसे होता है? चलिए यहां देखते हैं। देखिए ये सूरज ग्रहण कैसे होता है? मून और अब छोटा बड़ा होगा इससे मतलब नहीं है। अर्थ से क्या सूरज दिखाई देगा?
दिखाई देगा? अभी दिखाई देगा? क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि बीच में क्या आ गया? चांद आ गया। तो जब सूरज और जमीन के बीच में चांद आ जाता है तो सूरज ग्रहण होता है। 3 मिनट के लिए होता है, मिनट के लिए होता है, कुछ ही देर के लिए। यहाँ पर हम लोग कहाँ पर रहेंगे खड़े हुए? यहीं पर ना खड़े रहेंगे हम लोग यहीं पर ना रहेंगे। तो आज से हम ही लोग को देखना है ना। तो यहाँ से देखिए सूरज नहीं दिखाई दे रहा, जो नहीं दिखाई दे बस वही ग्रहण हो गया। ग्रहण का मतलब ये होता है छुप जाए। तो यहाँ सूरज ग्रहण हो गया। अब चांद ग्रहण कैसे है? बीच में हमको आना पड़ेगा, ठीक है। और अपना पिक्चर ही बना ही देते हैं थोड़ा सा। और इधर हुआ सूरज, सन, इधर हो गया मून। आप क्या अर्थ से मून को देखेंगे? सीधे सीधे बोल दिए, लेकिन कैसे नहीं देखेंगे? दिखाई तो दे रहा है। उनका अपना रोशनी है नहीं। हाँ, क्योंकि ये प्लानिट है, प्लानिट के पास अपनी रोशनी तो होती नहीं है। ये जब भी रोशन होगी सूरज की रोशनी से, सूरज की रोशनी जब यहाँ नहीं आएगा तो जाहिर सी बात हम इसको नहीं देख पाएंगे। और सूरज की रोशनी यहाँ तक क्या आ सकती है? क्योंकि बीच में अर्थ है, जमीन है, तो सूरज की रोशनी तो जमीन तक आके रुक गई, जमीन तक आके रुक गई, चांद तक रोशनी नहीं पहुंची, इसलिए चांद दिखाई नहीं दिया। इसको कहते हैं चांद ग्रहण। क्या? कभी कभी हम लोग दिन में भी चांद देखते हैं। हाँ, हम लोग सुने थे कि रात में सिर्फ चांद दिखाई नहीं, चांद तो किसी। अच्छा, एक चीज, कोई चीज दुनिया में कोई चीज डूबती नहीं है। आपको पता है तारे क्या डूबते हैं? क्या हो जाता है? सूरज की रोशनी में वो रोशनी ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है दिखाई नहीं देता। चांद के साथ भी वही मामला है। सूरज जब रहेगा तो वो अपने साथ सामने किसको रहने देगा? वो इसमें क्या मतलब? रात में सूरज देख सकते हैं। ऐसा नहीं।